हाय गाइस। तो गाइस अब हम नया चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स और जिसको कहा जाता है एरिया अंडर प्लेन कर्व्स। ठीक है, तो चैप्टर हम शुरुआत करेंगे। तो एक ही तो एक्सरसाइज है आपका एक्सरसाइज 10। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक दो सवाल बनता है, पूरा 100% गारंटी है, पूरा बनता है, एक या दो तो सवाल बनता है। तो एक ठो आएगा आपका शायद 4 मार्क्स और एक ठो आता है 6 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन एक ठो और आपका एक 4 मार्क्स, हाँ 4 मार्क्स आता है, 4 मार्क्स एक ठो और 6 मार्क्स का एक ठो, यानी 10 मार्क्स। और शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आएगा। तो स्टार्ट करें। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स कहो या तो फिर इंटीग्रेशन कहो। ठीक है, स्टार्ट करें। वैसे आपका जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन वो आपका एरिया निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसी के लिए आपका आया था डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पूरा कहानी, पूरा थ्योरी सब ये लेक्चर में तो सबसे पहले हम पूरा बेसिक देखेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन किस किस जगह पर यूज करेंगे। वैसे यहाँ पर एरिया निकालने के लिए ही हम यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सो माय नेम इज शंकर गुरु एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहले तो हम बेसिक चीजें समझेंगे, देन फिर हम जाएंगे आगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस लेक्चर में सिर्फ बेसिक। चलिए, तो ये बेसिक बहुत जरूरी है, तब आप जाकर कर पाएंगे एक्सरसाइज 10। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन कहो, इंटीग्रल कहो। तो हम यहां पर पढ़ेंगे क्या? एप्लीकेशन ऑफ, लिखो एप्लीकेशन ना, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स हम देखेंगे, जिसको एरिया अंडर प्लेन कर्व्स भी हेडिंग दे दिया है ना। एरिया अंडर प्लेन कर्व्स भी कहा जाता है, प्लेन कर्व्स। वैसे ये प्लेन कर्व का ना एरिया निकालने के लिए यूज किया जाता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स यहाँ पर यूज होता है। बीच बीच में ओडिया आ जाते हैं। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स आपका एरिया अंडर प्लेन कर्व्स। ठीक है, ये कहो वही है। वैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, एरिया अंडर प्लेन कर्व का एरिया हम निकालते हैं, इसलिए एरिया अंडर प्लेन कर्व हेडिंग दे दिया। ठीक है, वैसे ये आपका इंटीग्रल का एप्लीकेशन है ना। इंटीग्रेशन को हम यूज करते हैं। कौन सा इंटीग्रेशन? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेफिनाइट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होगा, अप्लाई करेंगे कहाँ पर ना, एरिया निकालने के लिए। वैसे यहाँ पर स्पेशली आप कर्व का एरिया निकालने के लिए यूज करते हो। ठीक है, तो देखो वैसे आप एरिया समझते हैं, जैसे हमको पता है, जैसे मैं यहाँ पर पूछूं आपको एक स्क्वायर का एरिया कितना होगा। स्क्वायर का आपको एरिया पता है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होता है ना। सभी साइड अगर ए ले लिए तो ये आपका क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पर पूछूं, देखिए पूरा बेसिक से हम जा रहे हैं, जो बोल रहे हैं पूरा नोट करना। जैसे मैं यहाँ पर पूछ लूँ रेक्टेंगल, पूछूं क्या पूछ लिया? रेक्टेंगल। तो अगर ये आपका हो गया लेंथ और ये आपका हो गया ब्रेथ, तो आपको यहाँ पर एरिया इक्वल टू क्या करोगे? लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे। ठीक है, जैसे आपके पास हो गया एक सर्कल है ना, सर्कल का रेडियस आपका ये सपोज r हो गया, क्या हो गया? r, तो इसका हो जाता है पाई r स्क्वायर एरिया। ठीक है, वैसे आपको पता है क्या? ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल करो तो इसका अगर हाइट h है और इसका बेस अगर ये b है, तो इसका अगर a निकालोगे तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर है। जैसे आपके पास एक रोम्बस है, आपके पास एक रोम्बस है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, आपके पास एक रोम्बस है और रोम्बस का ये डायगोनल दो ठो है। सपोज ये D1 है, ये D2 डायगोनल है, ये आपका रोम्बस है। इसका अगर एरिया है, अगर इसका एरिया पता होगा आपको, क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2 करते हो, दो डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हो। तो ये सब तो आपका नॉन स्ट्रक्चर है, जो कि आपको पता है। एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, एक जो कि हम आगे से पढ़ चुके हैं छोटे छोटे क्लास में। हम ये सब का एरिया हमको पता है। लेकिन इस चैप्टर में यानी इस लेक्चर में अब हम क्या देखेंगे ना, सब
कर्व सब का एरिया देखेंगे। ये सब छोटा मोटा डायग्राम का तो हम एरिया निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कर्व सब का, प्लेन कर्व सब का हम एरिया देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब कर्व मतलब इस प्रकार कर्व इस प्रकार हो सकता है, कुछ भी प्रकार हो, एनी टाइप्स हो सकता है, कुछ भी कर्व्स, या तो दो कर्व्स का बीच का एरिया, ये एरिया पूछेगा, या तो फिर बहुत कुछ पूछ सकता है, ऐसे है तो ये एरिया पूछ लेगा। तो ये हम कर्व सब का एरिया निकालेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो पहले इसको नोट करो, क्या ये नोट करो, ये बेसिक था, चलो इंट्रो मारा। चलो अब हम आगे जाते हैं। देखो बस अब मैं क्या बताया आपको कि हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, हम क्या पढ़ेंगे ना, एरिया ऑफ कर्व सब पढ़ेंगे, है ना, कर्व सब का एरिया निकालेंगे, इसलिए मैं थोड़ा ये आपका कहानी बताया। चलिए देखिए, वैसे हम यहां पर क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, किसका ना, प्लेन कर्व का हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। देखिए क्या यूज करके हम एरिया निकालेंगे, डेफिनाइट इंटीग्रल, है ना, ये सिंबल सब हम यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तो वो एरिया निकालने से पहले, कर्व सब का एरिया निकालने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ चीजें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एक्सरसाइज 10 में यूज होगा, तो वो पहला नोट कर लीजिए। हम कुछ अब स्टैंडर्ड कर्व सब का एरिया निकालने से पहले हम कुछ स्टैंडर्ड कर्व का इक्वेशन हम यहां पर देखेंगे, तो नोट करो, जो मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा नोट करना। तो हम अब क्या देखेंगे ना, इक्वेशन लिखो, इक्वेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कर्व। हम कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स का जो कि इंपॉर्टेंट है, वो सब कर्व का इक्वेशन देखेंगे। देखो इक्वेशन अगर आपको पता हो गया, यानी फंक्शन पता हो गया, तो आप आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हो। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, पहले मैं जो बोल रहा हूं नोट कर तो करो। इक्वेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कर्व, कुछ स्टैंडर्ड कर्व का इक्वेशन यहां पर लिखना, जैसे आपका एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, वो सब का इक्वेशन पता होना चाहिए ना आपको, तब जाकर एरिया निकाल सकते हो। तो नोट करना बहुत जरूरी है। देखो चलो, तो सबसे पहले तो देखो यहां पर सबसे पहले तो हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखें। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले मैं हेडिंग दिया, देखो ध्यान से देखना, मैं ये आपके पास बनाया कार्टेशियन सिस्टम, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, और सपोज यहां पर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया, ये इस प्रकार, ये आपका एक्स एक्सिस, तो ये एक्स डैश, और ये वाई है तो ये वाई डैश, तो इधर नेगेटिव आता है, इधर पॉजिटिव आता है। तो ये जो लाइन मैं ड्रॉ किया, ये लाइन का डिस्टेंस सपोज ये आपका कितना है, सपोज यहाँ पर ए है और ये वाई 0 है, तो ए 0 कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक लाइन में ड्रॉ किया, ठीक है। अब ये लाइन, ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो बोलने से, इसका इक्वेशन क्या होता है, ये आपका क्या होता है इसका इक्वेशन, x = a, यहाँ पर x का डिस्टेंस क्या है, a डिस्टेंस है, तो x = a, सिंपल, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो इसका अगर मैं इक्वेशन पूछ लूं, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोलोगे तो क्या होगा, x = -a हो जाएगा, ये इतना प्लस है हुआ, इधर क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल इक्वेशन क्या है ना, x = a और क्या, x = -a, ठीक है। ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये लाइन ऐसे था, वर्टिकल था, अब पैरेलल टाइप का हो जाएगा। देखो ये पहला तो कंडीशन ये बन सकता है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का पहला कंडीशन ये बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन अगर y एक्सिस में आ गया, ये x एक्सिस में आया, इसलिए उसका इक्वेशन क्या होगा, x = a, ये साइड का हो, ये साइड में होगा तो x = -a होगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, और यहाँ पर अगर आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे है, और सपोज इसका डिस्टेंस ये y है, तो ये आपका ये सपोज ये डिस्टेंस b है, ये ओरिजिन है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस b है, तो ये नीचे तरफ क्या होता है, -b होता है ना, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x का 0, y का b, और इधर का कोऑर्डिनेट देखोगे तो ये आपका 0 और -b। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन देखोगे, फर्स्ट लाइन का देखोगे, तो इसका क्या हो जाएगा इक्वेशन, y एक्सिस में है तो y = क्या हो जाएगा, b, और इसका देखोगे तो y = -b। तो ये इक्वेशन है आपका स्ट्रेट लाइन का। अगर स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना, अगर स्ट्रेट लाइन ऊपर है y एक्सिस तरफ, और ये y डैश, ये आपका x होता है, ये x डैश होता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा कंडीशन बन गया,
ठीक है, स्ट्रेट लाइन का बहुत कंडीशन है। देखो अब और आएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, ओरिजिन को देकर ऐसे आएगा पूरा, है ना, टच करके आएगा, उसका क्या होगा इक्वेशन, नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। चलिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सब है, ये पता होना चाहिए, बहुत हो गया। चलिए अब देखो इस प्रकार भी कंडीशन हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से देकर गुजरा हो, जैसे आपका ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है ये, ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन इस प्रकार है, ओरिजिन से देकर ये ऐसे गुजरा है, ठीक है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका हो जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे सेकंड, और ये आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, पता है ना आपको। चलो तो ये आपका ओरिजिन है, ये एक्सिस मतलब ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस एक्स, और ये इक्वेशन का हो जाएगा y इक्वल टू क्या माइनस एक्स, ठीक है ना, इक्वेशन ध्यान देना, ये आपका सिंपल है, छोटा इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अरे y इक्वल टू एक्स क्यों हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स आएगा, समझ में आ रहा है ना, इधर y जितना होगा x भी उतना होगा, इसलिए तो ये आपका स्लोप टाइप का बन गया, ठीक है ना। तो सिंपल है, ये y इक्वल टू एक्स ऐसे होगा तो y इक्वल टू माइनस एक्स, बहुत सिंपल है, ठीक है, इक्वेशन नोट कर लिए, ये आपका इक्वेशन 2 है, ऐसे होगा तो y इक्वल टू एक्स, ऐसे होगा तो y इक्वल टू माइनस, बहुत सिंपल। चलिए ये आपका तीसरा कंडीशन बन गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का, ठीक है। अब चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि अगर कार्टेशियन सिस्टम में, ध्यान देना, कार्टेशियन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट, सब नोट करना, प्रैक्टिस करना ये सब। अगर कार्टेशियन सिस्टम में एक स्ट्रेट लाइन दो एक्सिस को टच करके ऐसे गुजरा है, स्लोप टाइप का, ठीक है ना, ये आपका सपोज ये डिस्टेंस, ये टच किया, ये जो डिस्टेंस है सपोज ये आपका a0 है, ठीक है, ये आपका जीरो बी है, क्या है, जीरो बी होगा, x का तो 0 है, y का b डिस्टेंस में b, ये b है, इतना डिस्टेंस आपका क्या है, ये 8 है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन है आपका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको नोट करो। अगर एक लाइन x दो एक्सिस से टच करके ऐसे गुजरा है तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये ए बी क्या है, आपका इंटरसेप्ट है, जो जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट हुआ है ये पॉइंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, तो x बाई 2 प्लस वाई बाई 3 इक्वल टू 1 करते, तो जो आता आपका, ठीक है ना, ठीक है। दो एक्सिस से टच करके अगर स्ट्रेट लाइन गुजरा है, पास किया है, तो उसका इक्वेशन का फॉर्मूला ये है। तो ये आपका कितना ठो कंडीशन गया, कितना ठो, 3 ठो, ये 4 नंबर, और 4 ठो कंडीशन ही पॉसिबल है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हो गया। तो अब यहाँ पर क्या सीखिए आप, स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन सीखिए। एरिया ध्यान देना गाइस, एरिया हम तो आगे करेंगे, पहले ये बेसिक है, और ये सब स्ट्रक्चर आपको पता होगा तब ना एरिया निकालोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो स्ट्रेट लाइन का कहानी खत्म कर लिए, अब देखेंगे हम सर्कल। अब सर्कल का हम इक्वेशन देखेंगे। आपको सर्कल का इक्वेशन पता है, 11 में शायद पढ़े होंगे, चलो रिपीट कर देते हैं। तो सर्कल का थोड़ा देख लेते हैं। देखो पहला तो गया स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना। अब आता है आपका दूसरा सर्कल। देखो सर्कल का बहुत जगह हम यूज करेंगे, हम एक्सरसाइज 10 में इसका एरिया बहुत जगह पर यूज होता है। देखिए हम इंटीग्रेशन फिंटीग्रेशन नहीं आए हैं, आएगा धीरे धीरे, पेशेंस रखें। देखो अब सर्कल का एरिया, सपोज आपके पास ये क्या है, ये आपके पास कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है ना, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम है, ध्यान से देखना। और ये आपका ये बीच में पूरा ये एक सर्कल है, क्या है, सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल का रेडियस कितना, ये आपका ओरिजिन है, पता है, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये सर्कल का रेडियस ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है पर बीच में है, तो इसका मतलब इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा,
होगा कि नहीं? सपोज ये ए डिस्टेंस में रेडियस ए है तो इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा, इधर भी ए होगा। तो इसका एरिया का फॉर्मूला ध्यान देना, सॉरी एरिया बोलते हैं, इसका आपका इक्वेशन, ये सर्कल का भी इक्वेशन होता है, ध्यान देना, एरिया नहीं बोल रहा मैं, इक्वेशन बोला। तो ये सर्कल का जो देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या होगा, एक्स ये आपका एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर ये पॉइंट का लिखोगे तो क्या होगा, एक्स का 0, सॉरी एक्स का a, वाई का 0, यहाँ पर 0 a, यहाँ पर 0, सॉरी माइनस a 0 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का तो आपका हो जाएगा क्या, हाँ x का आपका क्या, x का a और y का क्या है 0, ठीक है ना। समझ में आ रहा है पूरा क्लियर। सॉरी ये आपका a 0 नहीं होगा, ये आपका, हाँ ठीक है a 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, x का आपका 0 है, x सॉरी यहाँ पर x का आपका देखो x का 0 होगा और y का आपका माइनस a होगा, ठीक है ना। समझ में कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो इस प्रकार लिख सकते हो। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक कार्टेशियन सिस्टम में अगर सर्कल पूरा बीच में है और सेंटर आपका ओरिजिन है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होता है, ध्यान से देखना, इसका इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान देना, इक्वल टू ए स्क्वायर। कई किताब में आर स्क्वायर भी लिखता है, आर स्क्वायर का मतलब रेडियस, ए जगह पर आर भी हो सकता है। तो दिस इज योर फॉर्मूला, सॉरी दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। किसका सर्कल, किसका इक्वेशन, एक सर्कल का इक्वेशन, ठीक है। ये भी एक कर्व है ना, ये भी एक क्या है, कर्व है। तो ये इसका इक्वेशन ये होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब। तो दूसरा तो चला गया, अब देखेंगे तीसरा। सर्कल का कहानी खत्म, इतना ही नोट करो, चलो हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट होता है वो अब हम करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है आपका 3 नंबर जो है आपका पाराबोला, क्या बोलते हैं, पाराबोला, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पाराबोला 3 नंबर, पाराबोला ये ज़्यादातर पूछता है, पाराबोला। और एक तो पढ़ेंगे एलिप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, पाराबोला। देखो पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वैसे पाराबोला का हम लिखते हैं सिंपल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका मतलब बहुत कहानी है, ठीक है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हम लिख देते हैं पाराबोला। वैसे कई बार यहाँ पर माइनस भी दिख जाता है, तो उसका मतलब समझते हैं क्या होता है। चलिए देखो सिंपल है कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज योर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और आपके पास पाराबोला, पाराबोला जानते हो ये एक शेप का होता है, इस प्रकार होता है, ये आपका पाराबोला, ठीक है। ये क्या होता है, पाराबोला, ठीक है, पाराबोला। और ये अगर ये पाराबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट ये इस तरफ है, तो उसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस तरफ ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। और इस प्रकार अगर होगा पाराबोला तो इसका हो जाता है y इक्वल टू -4x, ठीक है। देखो ये a जो होता है आपका, ये बीच का जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर ये अगर डिस्टेंस यहाँ पर ऐसे ले जाओगे तो ये आपका x का a, ये 0 होता है, ये आपका a होता है, ठीक है। से यहाँ पर ये भी ये क्या हो जाएगा, x का -a, y का 0, ठीक है ना। और ये पॉइंट को आप क्या बोलते हो, फोकस के। तो इसको क्या कहा जाता है, ध्यान से देखना गाइस, ये आपका फोकस होता है, इसको फोकस कहा जाता है। हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो 4a यूज हुआ है ना, ये जो 4a यूज हुआ है, ये जो 4a, ध्यान देना, यहाँ पर जो 4a आपका, इसको क्या कहा जाता है जानते हो, इसको कहा जाता है लेटस रेक्टम कहा जाता है, लेटस रेक्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेटस रेक्टम कहा जाता है, ध्यान से देखना, लेटस रेक्टम कहा जाता है। यहाँ पर जो 4a है, यहाँ पर जो 4a को लेटस रेक्टम, ये क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो ये सब कुछ काम नहीं है, ठीक है ना, जितना दरकार उतना हम करेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, लेटस रेक्टम, नाम सुने रहो, समझ में आ गया। अगर इस डायरेक्शन ऐसे है तो इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ऐसे मतलब क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तरफ, और ऐसे मुड़ा है तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, किसका है, पाराबोला का इक्वेशन है, ध्यान देना। और अगर इस तरफ है एक्स एक्सिस, ये सेकंड क्वाड्रेंट तरफ है, तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, ठीक है। अब देखो ये तो पहला केस ये हुआ, इसका भी 2 केस बन सकता है, कंडीशन बन सकता है। देखो अगर ये जो पाराबोला ऐसे है और ऐसे है तो क्या होगा,
इक्वेशन वही होगा। बट यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है ना, यहाँ पर क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है ना, अगर आपका ऐसे हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपका पैराबोला इस प्रकार हो गया और इस प्रकार हो गया, ठीक है, ये आपका x, ये आपका x डैश, y y डैश। तो पैराबोला अगर इस प्रकार हो गया तो ये आपका y नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू 4ay हो जाएगा, और ये नीचे तरफ हो जाएगा तो ये x इक्वल टू माइनस 4ay। ये आपका क्या है, इक्वेशन है रे बाबा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्या है आपका इक्वेशन है, किसका, पैराबोला का। अगर ये इस तरफ है एक्सियल पोजीशन में, अगर पैरेलल तो ये y स्क्वायर को 4x, इस तरफ मुड़ा हुआ है तो y स्क्वायर को माइनस 4x, इस तरफ मुड़ा हुआ है तो x इक्वल टू 4x, इस तरफ मुड़ा हुआ है तो x इक्वल टू माइनस 4ay। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करो, नोट करो, आगे करेंगे, नोट कर लो, नोट कर लो, हो गया। चलिए बहुत ही आसान है। चलिए अब थोड़ा देखते हैं एलिप्स का इक्वेशन, हो गया। चलिए एलिप्स का इक्वेशन देखते हैं। देखो 4 नंबर एलिप्स, ध्यान से देखना, एलिप्स आपको पता होगा, ठीक है। सपोज आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हुई है और यहाँ पर हम एलिप्स को एक रख देते हैं, तो एलिप्स पता है आपको एक शेप का होता है, इस प्रकार होता है ना, इस प्रकार होगा, ये आपका क्या है, एलिप्स, ठीक है। अगर एलिप्स है, ये एलिप्स का बीच का सेंटर है आपका O, जिसका कोऑर्डिनेट्स 0 0 है, ठीक है। ये डिस्टेंस है सपोज कितना, एलिप्स का पता है, ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस अलग अलग होता है। ये आपका सपोज यहाँ पर ये डिस्टेंस है आपका A, तो यहाँ पर ये A है, ये B है, तो यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा A0, ये कोऑर्डिनेट देखोगे तो आपका 0B, और ये देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस A0, ये देखोगे तो 0 माइनस B, ठीक है ना। चलो तो एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट गैस, इसको पूरा स्टार मार दो दोस्त, ये जगह जगह पर यूज करेंगे हम, ठीक है ना। ये किसका इक्वेशन का फॉर्मूला है, एलिप्स का, ठीक है। अब 2 ठो आता है जो कि काम नहीं है उसका, फिर भी हम देख लेते हैं, लिख लो। अब 5 नंबर एक ठो होता है आपका साइन फंक्शन। आपको पता होगा साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े होगे। साइन फंक्शन का भी एक कर्व होता है, पता है ना। जैसे ये आपका क्या है, ये भी एक कर्व है एलिप्स। साइन फंक्शन का भी एक क्या होता है, कर्व होता है, इस प्रकार होता है, ध्यान से देखना। साइन फंक्शन का भी एक कर्व होता है, ये आपका, ये यूज नहीं करेंगे, बस थोड़ा देख लो एडवांस के लिए, ए वाई डैश, ठीक है। और साइन फंक्शन का ध्यान देना, जो स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है कर्व का, ओरिजिन होता है ये, ठीक, ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। और ये आपका इतना होता है, आपका π/2 होता है। और इधर देखोगे तो पूरा साइकिल कंप्लीट होगा तो ये आपका पाई होगा, 180 होगा। फिर इधर आपका होता है क्या, 2π होता है, फिर इधर π/2, इधर फिर आपका 2π होता है, 360, ठीक है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, ये पूरा इतना 180 होता है, ये 180 तो आधा π/2 होगा, 90 होगा, ठीक है ना। ये 180 यानी एक साइकिल पूरा कंप्लीट हुआ, ये एक साइकिल और नीचे एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया, यानी 360 हो गया, ठीक है। और ये इसको हम बोलते हैं साइन फंक्शन का ग्राफ, ध्यान देना। और इसका इक्वेशन होता है y = sin x। अगर आपको पूछा, अरे थोड़ा बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना, sin x का ग्राफ क्या होता है, तो इस प्रकार ऐसे से बना देना, ठीक है। ये आपका sin x का ग्राफ होता है, ठीक है, कर्व कह सकते हो। अब कर्व cos x का भी एक हो जाता है, साइन फंक्शन का समझ में है, cos x का भी थोड़ा देख लेते हैं। ये बाबा नोट कर लिए ना, चलिए मिटाते हैं। 5 नंबर गया। ये एलिप्स का ध्यान देना और पैराबोला का ध्यान देना और सर्कल का ध्यान देना, ये ज़्यादातर हम यूज करेंगे। चलिए 6
6 नंबर आपका कोसाइन फंक्शन थोड़ा देख लेते हैं। ये चाहो तो आप स्किप कर सकते हो इसको, है ना। ये हम 10th एक्सरसाइज 10 में शायद नहीं करेंगे ये सब यूज, फिर भी देख लो जानने के लिए। चलो इसका सिंपल है, ठीक है ना। ये x, ये x डैश, y डैश, इसका क्या होता है ना, ध्यान से देखना, यहीं से शुरू होता है y से, ये ऐसे, ये ऐसे और ऐसे जाता है, ठीक है ना। ये आपका इतना दूर होता है π/2 होता है, मतलब ये हाफ साइकिल हुआ है। और ये फिर इतना दूर, ये हाफ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हाफ है और इधर हाफ होगा तो ये पाया हो जाएगा ना। फिर ये हाफ, फिर इधर हाफ, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपली कोसाइन का फॉर्मूला y इक्वल टू क्या कहा जाता है, इसको y से स्टार्ट होता है ये ऐसे, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है बाबा, इसको हम कहते हैं y इक्वल टू cos x। तो cos x का सिंपली कॉर्व कह सकते हो, ठीक है ना। ये आपका एक कॉर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू cos x, या तो फिर cos x का ये कॉर्व कह सकते हो, ठीक है। इतना बेसिक था गैस हमारा इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉर्व। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कर्व, हम ये जो भी देखे हम स्टैंडर्ड सब कर्व, जो कि नोन कर्व था, जो कि हम आगे से थोड़ा बहुत हमको पता था, सर्कल का, एलिप्स का, सब पता था थोड़ा बहुत, ठीक है। इक्वेशन वो हमको देखना बहुत जरूरी था, तो हम देख लिए। अब हम सीखेंगे एरिया कैसे निकालेंगे, कर्व सब का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ, पूरा समझ में आ गया, देन हम आसानी से एंट्री मार सकते हैं। 10 एक्सरसाइज 10 है, टेंशन मत लो, हो गया, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। चलिए अब जाते हैं हम टॉपिक की ओर, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये सब बेसिक था जो जानना बहुत जरूरी था। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमारा क्या यूज हुआ है, यहां पर लिख भी दिया है, एरिया अंडर प्लेन कर्व्स। हम यहां पर क्या करेंगे, हम ये चैप्टर में एरिया सब निकालेंगे, किसका 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 किसका, जो अभी जितना भी हम स्टैंडर्ड कर्व देखे वो सब का भी निकालेंगे एरिया, और कुछ अननोन कर्व सब का भी निकालेंगे। अननोन कर्व मतलब क्या होता है, जो कि हमको पता नहीं, जैसे भी दे सकता है। मान लो इस प्रकार दे दिया एक कर्व, यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, इस प्रकार कर्व दे दिया, और मान लो ये कोऑर्डिनेट दे दिया, इस प्रकार दे दिया, मान लो कोऑर्डिनेट दे दिया और ऐसे ऐसे दो कर्व को मिला दिया और ये बीच का एरिया पूछ लिया, ठीक है। मान लो ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, और ये दे दिया, स्ट्रेट लाइन दे दिया, मान लो ये दे दिया, और ये यहाँ पर देखो 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 बहुत सारा केस बनेगा, लेकिन ज़्यादातर हम ये पढ़ेंगे सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया पूछ लिया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, यहाँ पर डायरेक्ट एरिया मत लिखना सर्कल का, वैसे दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन यूज करेंगे और निकालेंगे। मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, यहाँ पर एलिप्स को रख दिया ऐसे, इसका निकालो एरिया बोल दिया, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, मान लो ऐसे दे दिया, देखो देखो ये सब आपको पता होना चाहिए ना। मान लो इस प्रकार का दे दिया, ट्रायंगल दे दिया, इस प्रकार का दे, रम्बस दे दिया, ठीक है। तो अलग अलग तरह का हम निकालेंगे एरिया फॉर यूजिंग डेफिनाइट इंटीग्रेशन। समझ में आ गया क्या करने वाले हैं, वो तो आपको पता होना चाहिए ना, रूट पता होना चाहिए, क्या हम करेंगे क्या करेंगे। चलो चलिए तो क्या करेंगे, समझ में आ गया, एरिया निकालेंगे किसका, अननोन कर्व का और नोन कर्व का। चलिए देखो, अगर हमको एरिया, किसी भी स्ट्रक्चर का एरिया हमको चाहिए, तो हमको क्या होना जरूरी है, एक क्लोज शेप होना चाहिए। मान लो एक, देखो अभी देखो मैं ऐसे बनाया, इसको रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अगर रेक्टेंगल ऐसे खाली है, एक क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन है, तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं क्या, नहीं। इसको हमको क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ेगा, तब जाकर हम एरिया निकालते हैं। ये सर्कल ऐसे आधा है तो उसको क्लोज करेंगे तब ना एरिया इसका निकालेंगे। अगर खोला रख देंगे तो ये तो अनलिमिटेड हो जाएगा, इनफाइनाइट एरिया हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, क्लोज करना पड़ेगा, यानी बाउंडेड होना चाहिए, रीजन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो उसी बेस पर यहाँ पर बोला कि हम यहाँ पर एरिया जो निकालेंगे फॉर यूजिंग इंटीग्रेशन यानी डेफिनाइट इंटीग्रेशन, वो हेडिंग हम देते हैं क्या, एरिया ऑफ, ध्यान देना, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, यानी बाउंडेड रीजन का हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन का हम फॉर यू डेफिनाइट इंटीग्रेशन बाबा यूज करेंगे, हम यहाँ पर डेफिनाइट इंटीग्रल यूज करेंगे, ठीक है। यानी इस प्रकार का ए टू बी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। चलो बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना।
डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके हम क्या करेंगे, बाउंडेड रीजन का हमको बनाना पड़ेगा। देखो देखो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन हम जो निकालते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो आपका दो प्रकार का हो सकता है। मतलब दो प्रकार का बाउंडेड रीजन हो सकता है, सीधा सीधा बोलो दो प्रकार का बाउंडेड रीजन हो सकता है। एक होता है आपका एरिया, ध्यान देना, एरिया ऑफ रीजन में जो बोल रहा हूं अच्छे से लिखो, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड, जो रीजन जो बाउंडेड हुआ होगा वो आपका एक्स एक्सिस के द्वारा हुआ होगा, यानी एक्स एक्सिस से बाउंडेड हुआ हो। अगर एक रीजन है, एक जगह है जो कि एक्स एक्सिस से बाउंड हुआ हो, बंधा हुआ हो, तो उसका एरिया क्या निकलेंगे। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा केस हमारा बनेगा एरिया ऑफ रीजन, कौन सा रीजन का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड वाई एक्सिस, नीचे भी हो सकता है वाई एक्सिस मतलब, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम जो एरिया बाउंडेड रीजन का निकालेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन, वो आपका दो ठो केस बन सकता है। एक तो एक्स एक्सिस से बाउंड हुआ है रीजन, यानी देखो इस थोड़ा हम रॉप यहाँ पर बना लेते हैं, एक्स एक्सिस मतलब समझते हैं ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मतलब यहाँ पर कुछ भी कर्व, सपोज यहाँ पर कर्व को मैं ऐसे रख दिया, ऐसे कर्व रख दिया, तो अब ये कर्व का हम एरिया निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे से ड्रॉ कर देंगे, ये नीचे से जितना दूर हमको दरकार है उतना हम ड्रॉ कर देंगे। और ये हमको यहाँ एक्स, ये ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस पता है, सपोज ये ए है, ये बी है, तो ये ए और बी के ये बीच का पूरा बाउंडेड हो गया ना। किससे बाउंडेड हुआ, एक्स एक्सिस से बाउंडेड हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, एक्स एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के द्वारा ही ये बाउंड हुआ है, बंधा हुआ है, तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर इसका देखें तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, देखें हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर वाई एक्सिस में, ठीक है, से यहाँ पर कर्व ए से मड़ा ये रख दिया, तो ये डिस्टेंस अगर पता है, ये डिस्टेंस अगर पता है, ये आपका ए है और ये आपका ये बी है, और ये एरिया हम यहाँ पर निकालेंगे। तो किस में बाउंडेड हुआ है, ये वाई एक्सिस में बाउंडेड हुआ है, ऊपर है, ऊपर तरफ है, तो ये आपका एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड वाई एक्सिस हुआ। यानी ये सिचुएशन में हम कैसे इसका एरिया निकल के अब हम डिस्कस करेंगे, और इसका भी है। ठीक है, समझ में आ गया ना गाइस। चलिए इसका पहले हेडिंग डालें, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड एक्स एक्सिस, मैं मिटाया पूरा। ठीक है, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन हम कर रहे हैं ना। एरिया पहले पहला वाला डालें हेडिंग, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई एक्स एक्सिस, पहला वाला केस। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। अगर एरिया एक्स एक्सिस से बंधा हुआ है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, लेट अस कंसिडर, मैं एक क्या लिया, एक कार्टेशियन सिस्टम लिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक कर्व बनाया, ये कर्व, और आपको पता है सभी कर्व का एक इक्वेशन होता है, यानी फंक्शन होता है। तो ये सपोज ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन का सपोज आपका ये कर्व है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ यहाँ से इतना दूर डिस्टेंस, और हमारे पास ये डिस्टेंस पता है a, यहाँ से ये डिस्टेंस पता है b। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है गाइस, ये बीच का एरिया हम कैसे निकालेंगे ना, हम कैसे निकालेंगे, ये बीच का हम एरिया निकालेंगे। जो भी आपको फंक्शन दिया है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी y को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पर फंक्शन में जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम y को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन ध्यान देना लिमिट यहाँ पर होना चाहिए। देखो सबसे पहले लोअर लिमिट लिखना है, यानी ये आपका x है ऑरिजिन जो पहला आता है उसको नीचे लिखेंगे a, फिर जो लास्ट ये आपका इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट, जितना दूर तक हम एरिया निकलिए इनिशियल पॉइंट ये फाइनल, यानी a टू b करके हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, किसको, y को। y क्या है, f ऑफ x, तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ a टू b, किसको, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ये f ऑफ x। अरे गाइस ये जो आपका y है, y मतलब f ऑफ x फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू dx, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये सिंपल है, कुछ नहीं है, ये सूत्र है, ये फॉर्मूला कह सकते हो, है ना। ये आपका एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ए इनिशियल, ये पहला वाला ये जो लाइन ड्रॉ किया ए है, फिर ये बी है तो ए टू बी करना है, वाई डी एक्स करना है। यहाँ पर 2 होगा तो 2, यहाँ पर 3 होगा 3 लिखना है, ठीक है ना। चलो ये आपको कॉर्ड दे दिया होगा आगे से, एलिप्स फेलिप्स पैराबोला जो भी आपको बोल देगा आगे से, ठीक है, डरो मत, हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, देखो यहाँ पर ऐसे मतलब कॉर्ब हमेशा ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है। कॉर्ब अगर ऐसे हो गया तो ये कहानी यहाँ पर, सपोज ये डिस्टेंस है आपका क्या है, ये डिस्टेंस आपको 2 है, ये डिस्टेंस आपका क्या है 3 है, तो ये बीच का एरिया निकालो। यहाँ पर आपको दे दिया y इक्वल टू मतलब 2x स्क्वायर दे दिया, 2x स्क्वायर का कॉर्ब है, तो इसका कर सकते हो आप। मैं ये थोड़ा आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। इसका एरिया निकालो बोलने से क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ y करोगे, y यहाँ पर 2x डायरेक्ट करोगे, 2x स्क्वायर को इंटीग्रेशन करना है, फ्रॉम 2 to 3 करना है, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा आपको पता है, ठीक है ना, ये आपको पता है ना, इंटीग्रेशन कर सकते 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे और निकालोगे 2 3 वैल्यू पुट करोगे, तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। समझ में आ गया क्या करना है, समझ में, ये छोड़ो, ये ध्यान मत दो, अगर समझ में ना तो छोड़ो, मैं बताऊंगा सब यूज करेंगे। तो ये बेसिक सब समझो पहले क्या होगा। अगर एक्स एक्सिस में देखो ये एक्स बाउंडेड है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस से बाउंड हुआ है ये कॉर्ब, ये बाउंड कर दिया हम, ऐसे ऐसे बाउंड कर दिए, बांध दिए पूरा, ये पूरा है ना, पूरा क्लोज कर दिए एरिया को, ये बाउंडेड रीजन हो गया। इसका हम एरिया निकालें तो इस प्रकार होगा, सिंपल है रे। ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है उसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करना है, एक्स एक्सिस देखना है, ऑरिजिन से कितना दूर है, पहला a फिर b है तो a टू b करना है, सिंपल। वैसे आपको सोच रहे हो कि dx किया है, वैसे इसका कहानी देखें तो और डीप जाना पड़ता है, लिमिट फिमिट, इसीलिए मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूँ। एक्चुअली dx को बोलते हैं हम एलिमेंटरी एरिया, क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो dx होता है ना ये आपका एलिमेंटरी एरिया होता है, एलिमेंटरी एरिया कहा जाता है। ये एलिमेंटरी एरिया क्या है ना, ये बीच का हम ये जहाँ कहीं भी एक स्मॉल एरिया लेते हैं, पूरा थिन एरिया लेते हैं, इसको हम dx कहते हैं ना, स्मॉल एरिया लेते हैं dx कहते हैं, और ये dx को पूरा हम इंटीग्रेशन करते हैं, टोटल एरिया मिल जाता है। छोड़ो इतना हम नहीं जाएंगे, बस समझ लो dx क्या होता है, एलिमेंटरी एरिया, यानी एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, ठीक है, एक वर्टिकल एरिया कह सकते हो, पूरा पतला, ठीक है ना। समझ में आ गया पूरा, ये नोट करो, ये फॉर्मूला नोट करो। ये तो पहला वाला केस का समझ में आ गया, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस। चलो अब वाई एक्सिस से अगर बाउंड हुआ है, बंधा हुआ है, क्लोज हुआ है रीजन, तो क्या होगा, वही होगा, बस फंक्शन क्या होगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से बंधा है तो वाई हुआ था, और y एक्सिस में होगा तो x होगा। देखो ये आपका सिर्फ y लिख दो, ठीक है। देखो ये सिस्टम बनाया हमें, ठीक है, चलो इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो और मैं ये इस प्रकार y एक्सिस में ऐसे यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया कर्व, चलो अच्छा से बनाते हैं इसको, ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। तो x एक्सिस तो नहीं कर सकते ना, इसको कैसे एरिया निकालोगे, पूरा कवर नहीं हो पाएगा, तो हम y एक्सिस से ही बनाएंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ये x ये y है, तो सपोज मैं यहाँ से इतना डिस्टेंस लिया, ये क्लोज कर दिया, ये देखो y से क्या हो गया, क्लोज हो गया, इधर तो मैं क्लोज किया, ये डिस्टेंस आपका सपोज आपके पास पता है a, ये डिस्टेंस आपका सपोज ये c है, क्या है c है, ये आपका d है, ठीक है ना। और ये बीच का हमको एरिया चाहिए, क्या चाहिए, एरिया चाहिए, किधर है, y एक्सिस तरफ है, तो सीधा सीधा करना है, एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन c टू d करना है, c टू d, ठीक है ना, ओरिजिन से जाना है आपको c टू d। यहाँ पर ये जो ये कर्व का सपोज ये आपका x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है, ध्यान देना एफ ऑफ वाई होगा ना, x विथ रेस्पेक्ट टू y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना, सिंपल x को डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, क्या ध्यान देना, विथ रेस्पेक्ट टू y, है ना, ठीक है। और इसको चाहो तो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन c टू d, और x के बदले लिख सकते हो f ऑफ y, जो भी फंक्शन होगा y वेरिएबल में वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आप एक फॉर्मूला कह सकते हो, नोट कर लो, चलो नोट करो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो।
सीधा सीधा है। वाई एक्सिस में अगर कोई भी कर्व अगर बाउंड हुआ है, बंधा हुआ है, तो उसका एरिया निकालो सीधा सीधा, सी टू जो पॉइंट होगा वो पॉइंट टू पॉइंट कर देना है और जो फंक्शन होगा उसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है ना। देखो सपोज आपके पास इस प्रकार है और अगर इस प्रकार दे दिया, इसका एरिया निकालो बोले दिया, यहाँ पर 5 to 6 या तो हाँ 5 to 6 दे दिया, तो सीधा सीधा करना है ना। ये आपका कर्व का इक्वेशन दे दिया, y इक्वल टू 3x² + 9x + 4 दे दिया सपोज। तो क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रल फ्रॉम 5 to 6 करोगे और जो भी आपका फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू y में है, तो क्या करोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy कर दोगे इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0 बोलते हैं, तो जो आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। पूरा क्लियर। चलो सॉरी ये आपका x नहीं रे बाबा, ये x कैसे होगा, ये y होगा। y एक्सिस में तो y फंक्शन दिया होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y², तब ना आप विथ रेस्पेक्ट टू y कर सकते हो y। ठीक है, तो करना है। समझ में आ गया पूरा क्लियर। यानी हम एरिया अंडर प्लेन कर्व मतलब समझ रहे हैं ना। अंडर किस लिए बोला, अंडर तरफ है, अंडर मतलब नीचे, एक्स एक्सिस अंडर में, वाई एक्सिस अंडर में, दो अंडर में हम कर लिए। समझ में आ गया। देखो ये कुछ तोप नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, ये ज़्यादा कुछ समझने वाला कुछ चीज़ ही नहीं है यहाँ पर, बहुत ही आसान चीज़ मैं बोल रहा हूँ। चलिए इतना ही यार, आपका 10 एक्सरसाइज 10 में कुछ नहीं यूज हुआ है, टेंशन मत लो, दिखता है ऐसे बड़ा हम करेंगे पूरा, ज़्यादा नंबर नहीं है, 4 ही नंबर है शायद, हम सब कुछ कर लेंगे आसानी से। तो देखिए यहाँ पर और एक ठो चीज़ सिमेट्री एसिमेट्री आता है, वो आप क्वेश्चन के साथ ही हम समझ जाएंगे, वो टेंशन मत लो। एसिमेट्री क्या होता है वो वहीं पे समझ जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर और एक ठो चीज़ आ जाता है, दो कर्व का बीच का एरिया। यहाँ पर और एक तो केस बन जाता है, ये थोड़ा नोट कर लो। एरिया ऑफ, वैसे तो ये हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, दो कर्व का बीच का एरिया हम अगर निकालेंगे, जैसे देखो यहाँ पर ये आपका है कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ पर सपोज आपके पास दो ठो कर्व इंटरसेक्ट हो गया, ऐसे हो गया। देखो ये आपका एक कर्व है, ये सपोज ये आपका y इक्वल टू f(x) है। ठीक है, फंक्शन का कर्व है, और एक ठो कर्व है सपोज ये एक, दोनों इंटरसेक्ट कर दिए, और ये आपका y इक्वल टू g(x), दो फंक्शन है। सपोज मैं ले लिया रे बाबा, ले लिया दो फंक्शन, ये आपका y इक्वल टू f(x), y इक्वल टू g(x), दो फंक्शन है। तो अब ये बीच का एरिया निकालो बोल दिया, तो यहाँ पर कैसे करोगे, देखो सिंपल है। तो सबसे पहला ये कर्व, ये जो भी कर्व कर सकते हो, ये कर्व का देखो, ये कर्व ये है, तो ये जो gx है, देखो सबसे पहले देखो ये कर्व, देखो यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y, ध्यान से देखना। अब x एक्सिस से कौन सा कर्व का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका, y इक्वल टू f(x) का, इसका ना, इसका। तो इसका अगर हम एरिया देखेंगे, देखो यहीं से ड्रॉ कर दिया, मैं यहीं से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसका डिस्टेंस यानी ये कर्व, सॉरी ये कर्व का, ये y इक्वल टू f(x) का जितना भी आएगा इंटीग्रेशन, इसको हम माइनस कर देंगे। ये मतलब क्या, ये y इक्वल टू g(x), ये तो छोटा है ना बाबा, ये तो पूरा टोटल एरिया है, टोटल एरिया से इसको हम माइनस कर देंगे तो बाकी का एरिया हमको मिल जाएगा। यानी सीधा सीधा बोलेंगे, यहाँ पर एरिया अगर निकालेंगे हम बीच का, तो क्या करोगे, देखो ध्यान से देखना। आपका ये लिमिट है a टू b, वही है। ठीक है ना, इंटीग्रल ऑफ क्या करोगे, a टू b करना है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, a टू b करना है। पहला वाला ये कर्व का एरिया, ये कर्व का एरिया, ये कर्व का एरिया मतलब पूरा टोटल ही बाबा, ये पूरा टोटल, यानी y इक्वल टू f(x), ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू dx करना है। सॉरी y नहीं लिख, y लिख सकते हो, तो f(x) लिख दो। f(x) जो फंक्शन उसको इंटीग्रेट करोगे, फिर माइनस किसको माइनस करोगे, फ्रॉम a टू b किसको माइनस करोगे, ये पूरा टोटल से इसको माइनस करोगे, इसका एरिया क्या है, gx, यानी नीचे का एरिया। gx का मतलब ध्यान देना, नीचे का एरिया, ये जो कर्व है ये नीचे का एरिया, पूरा टोटल से ये माइनस कर देंगे तो इतना मिल जाएगा। यानी आप लिख सकते हो g(x)
विथ रेस्पेक्ट टू dx। तो ये भी कई बार नहीं मतलब ज़्यादातर यूज करेंगे इसको, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, समझ में आएंगे पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो और देकर इसको ऐसे भी फॉर्मूला इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ये इंटीग्रल a to b कर सकते हो, ये f ऑफ x माइनस g ऑफ x, या आप लिख सकते हो होल dx लिख सकते हो, ये बेटर है। ठीक है ना, उससे ये नोट कर लो। ठीक है, नोट इट, बहुत इंपॉर्टेंट। तो गाइस इतना तक बेसिक था आपका एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स और इंटीग्रेशन कहो। ठीक है, सो टेंशन मत लो, हम नेक्स्ट मिलते हैं, हम एक्सरसाइज 10 में प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही चार्ट हुई नंबर है, बस अच्छे से प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे ना तो आसानी से 10 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पूरा पेशेंस रखें, हम करेंगे, जल्द ही लौटेंगे, एक्सरसाइज 10 लेकर आएंगे जल्दी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।